मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उससे सबसे पहले मध्य मुकाबले में ब्रेक की गई स्टोरी की तस्दीक। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई मुस्ताफी अरकान को तस्दीक के लिए तलब कर लिया। इमरान खान ने पुरअमन एहतजाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग देने का मुतालबा कर दिया। साथ तैयारी के साथ दोबारा इस्लामाबाद आने की भी धमकी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान से विफाक के खिलाफ फोर्स लाने की इजाज़त मांग ली। इसके अलावा बात करेंगे सदर के खिलाफ काबीना अरकान फट पड़े, हुकूमत के रास्ते मुश्किलात खड़ी करने की वजह करार। इमरान खान के मरियम नवाज के खिलाफ बयान की मजम्मत। काबीना डिवीजन को इमरान खान की तरफ से साबिक सदर ममनून हुसैन को भेजे जाने वाली एडवाइजर्स का रिकॉर्ड तैयार करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब के लिए बलीगुर रहमान के नाम की मंजूरी दे दी। इसके अलावा बात करेंगे सहाफ़ी मुदस्सिर नारो मामला। पुलिस हुक्काम ने मुदस्सिर नारो के दरियाए कन्हार में डूब जाने का खदशा जाहिर कर दिया। 24 मई के काबीना इजलास में अहम इंकशाफ, अदालत में तफसीली रिपोर्ट जमा। काबीना रुकन ने बलूचिस्तान का असल बहरान जबरी गुमशुदगियों को करार दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत के 30 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से रोजाना 16 करोड़ 8 लाख रुपए का मजीद रेवेन्यू इकट्ठा होगा और 5 अरब रुपए का माहाना मजीद रेवेन्यू भी इससे मिलेगा। इसके ऊपर बात करेंगे। क्लास साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी और जिस तरह से मैंने इंट्रो में कहा कि हमने ही थर्सडे को आई थिंक बात की थी। जी 22 मई था। जी थर्सडे को हमने बात की थी इस बारे में और उसकी तस्दीक भी हो गई है। आज शॉर्ट भी हमारे पास मौजूद है। मैं वो थोड़ा सा व्यूअर्स को बता देने का थर्सडे को हमने क्या बात की थी। आपको याद होगा तो थर्सडे को हमने स्टोरी ब्रेक की थी। उस वक्त तो कोई एक उसमें हवा में कहीं पे जिक्र भी नहीं था। तो मैंने उसमें ये बताया था कि यहाँ पे मौलाना साहब और ये जो है जरदारी साहब की आज का रोज़ाना मीटिंग्स हो रही हैं और बैठ के उनका 1 पॉइंट यहाँ एजेंडा होता है कि खान साहब जो है ना इनको पीछे कैसे किया जाए और क्या इनके साथ डील किया जाए। तो उनके दरमियान जो फैसला हुआ, तो फैसले मोस्टली वो कर रहे हैं वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो नवाज शरीफ साहब जो हैं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो हमसे शायद पॉलिटिक्स बेहतर समझते हैं। तो अब तक तो उनके गुर जो थे या उनके ट्रिक्स थे वो कामयाब हैं। तो अब उन्होंने नया ट्रिक निकाला है जो 22 को हमने खबर दी थी कि आप खान साहब के साथ एक काम करें, ये जो इलेक्शन मांग रहे हैं ना इनको इलेक्शन दे दें। इनके एक जो है ना इस्तीफे जो पड़े हुए हैं उसके पास स्पीकर के पास 133 हैं, वो एक्सेप्ट कर लें और खान साहब को जहाँ ज़िमनी इलेक्शन में भेज दें। उसके बाद क्या होगा ये मैंने उसमें अपने क्लिप में बताया था, अभी आपको सुनाते हैं कि क्यों उन्होंने ट्रिक किया है। तो आज ही खबर आ गई है कि वहाँ स्पीकर कौमी असम्बली जो है उन्होंने इन तमाम को नोटिस जारी कर दिए पीटीआई के लोगों को कि आप आएँ, जो आपका रूल होता है थोड़ा सा बुला कर एक बंदा जो है ना वो करे, एक उसकी तस्दीक करे, ये उसका है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि जो पीटीआई का एमएनए वहाँ तस्दीक करता जाएगा ना वो अपनी सीट से फारिग होता जाएगा और नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन करेगा, उसको भेज देंगे और फिर वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होना शुरू हो जाएंगे। सो इमरान खान साहब जो हैं उनको मेरा ये ख्याल है, इस पर हम बाद में खैर बात करते हैं, कि वो जो हमने खबर दी थी 22 वाली कि ये प्लान बन गया है, उस प्लान पर आज इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। इसके बाद इमरान खान साहब क्या करेंगे, उनके पार्टी के पास क्या ऑप्शंस हैं, वो बंद गली में फंस गए हैं। आज उन्होंने वहाँ पे अपनी पार्टी के अंदर क्या डिबेट्स हुई हैं कि उनकी पार्टी को टूटने का खतरा है। बहुत सारे एमएनएज जो हैं वो रिलेक्टेंट हैं, स्पेशली पंजाब से, वो इस्तीफे नहीं देना चाहते, अपनी कंस्टिट्यूंसी नहीं छोड़ना चाहते। क्या रीजंस हैं, पहले मेरा ख्याल है क्लिप सुन लें फिर इस पर बात करते हैं कि क्या खबर दी थी। क्लिप हमारे पास मौजूद है, आपको अच्छा क्लिप हमारे पास मौजूद है क्लास साहब, लेकिन वो मेरे ख्याल से उसको प्ले करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो देर चलो रेक्टिफाइंग। हाँ जी, और यही बात की थी, बल्कि अभी ताज़ा ये प्रोग्राम हमने किया जिसमें हमने ये डिस्कस भी किया था। बट ये एक्सपेक्ट करी थी पीटीआई? मेरा ख्याल है पीटीआई जो इस वक्त वो जो यहाँ हुकूमत साइड से कुछ लोगों से बात हुई थी, उनका ये ख्याल था कि पीटीआई जो है हमें थ्रेट भी कर रही है, हमें ब्लफ भी कर ली है। मतलब ब्लफ वो समझते थे कि एक दफ़ा ब्लफ जो है ना इसका कॉल कर लेना चाहिए। सबसे बड़ा ब्लफ ये था कि इमरान खान साहब आएंगे और 20 लाख बंदा लाएंगे और शहर तहस नहस हो जाएगा। मीन्स मैं अगेन उसमें टर्म में कह रहा हूँ, और यहाँ पे वो अपनी मनवा कर उठेंगे और उसके बगैर इलेक्शन का जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा वो घर नहीं जाएंगे। एक उनका एक दावा था, एक बहुत बड़ा बयान था, पूरी कौम उसमें थी, उसमें हिजान भी थी। तो उस पर भी यही सारा उन्होंने सोचा, उन्होंने इदारों ने भी, हुकूमत ने भी और बाकी ने भी, ठीक है जी खान साहब का जो ब्लफ है ना अगर, या उनके हो सकते 20 लाख लोग लें
ले आए जी, ले आते हैं, फिर जो कुछ हो आपके सामने एक वो था। दूसरा ब्लफ ये था कि जनाब कि हमने जो यहाँ पे उस रेजिग्नेशन दी है, हुकूमत कैसे हमारे आके या तो हमसे बात करेगी, हमें मनाने की कोशिश करेगी हमारी शराइत पे, तो फिर हम देखेंगे कि इस्तीफे जो हैं वापस लेने या नहीं लेने। वो भी एक बड़ी थ्रेट थी कि अगेन हमारे बगैर हाउस कैसे चलेगा। अब उन्होंने कहा जनाब हम हाउस को जो है ना 1.5-2 महीने हो रहे चल भी रहा है, बोगस है, बिल्कुल इररेलेवेंट है, डमी वहाँ पे बन गए हैं, अपोजिशन लीडर बन गए, वट। उन्होंने वहाँ तरामीम भी पास करवा ली हैं, नए चेयरमैन नायब की भी बातें हो रही हैं, लाज भी बदल गए हैं, बहुत सारे मेन लाज जो उन्होंने बदलवा लिए हैं, जो इनका खान साहब का ख्याल था नहीं बदलेंगे। इसलिए हम कहते थे आमिर साहब और मेरा ख्याल दोनों का ये ख्याल था कि आपको पार्लियामेंट को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अंदर रहना चाहिए। नहीं छोड़ा, आ गए हैं उनकी मर्जी, खान साहब फिर खान साहब हैं। सो वो था उनका दूसरा ब्लफ। उन्होंने मतलब एक कॉल किया कि आपके बगैर भी हम असेंबली चला सकते हैं। अब खान साहब जो हैं जो मेन चीज़ थी कि हमारे बगैर आप इसके बगैर यहाँ ज़िमनी इलेक्शन कैसे करवाएंगे, एक तीसरी थ्रेट थी उनकी। अब वो तीसरी थ्रेट को भी उन्होंने कहा जनाब ठीक है, लेट्स हैंडल विद दैट, हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं आपके रेजिग्नेशन है जो आएंगे, और उसके बाद हम उसमें ज़िमनी इलेक्शन करवाते हैं मुख्तलिफ हल्कों में। अब इमरान खान साहब फंस गए, जो मैंने कहा बंद गली वाली बात मैंने की थी। 3 ऑप्शन हैं खान साहब के पास, मैं रिपीट कर देता हूँ ये लोगों के उसके रेलिवेंस के लिए। एक तो वही है कि जनाब के इनके साथ काम वो वही कर रहे हैं जो जनरल ज़िया ने 1985 में MRD और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ किया था, कि उन्होंने उस वक्त बेनज़ीर साहबा ने, MRD ने, नवाबजादा साहब और कंपनी ने उन्होंने बैकआउट कर दिया था उसके 1985 के इलेक्शन का। उसका नतीजा यह होगा बीबी उड़ गई, पीपल्स पार्टी भी निकल गई, नवाबजादा एंड कंपनी जो अच्छे पॉलिटिशियन थे, कोर पॉलिटिशियन, वहाँ से बर्बादी का वैसे सिलसिला शुरू हुआ है, जो गली नाले की या मोहल्ले की शुरू हुई ना, और फिर तरक्याती फंड को यूज़ किया गया ब्राइब के लिए, पैसे के लिए, और फिर एक समय लिया गया कि पॉलिटिक्स ये सर्विस के लिए नहीं है, इबादत के लिए नहीं है, ये पैसे के लिए, क्लाउड के लिए और बड़े बड़े माल बनाने के लिए। यह वहाँ से 85 से शुरू हुआ। सो बेनज़ीर भुट्टो साहब वहाँ से निकली, और पूरे आमिर साहब ने भी उस दिन कहा था, वो मरते दम तक वो बेचारी पछताती रही कि मैंने गलत फैसला किया था। अब वही टाइम जो है इमरान खान साहब के लिए आ रहा है। इमरान खान साहब के पास अब 3 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि जनाब कि ये जाएं अपने जो रेजिग्नेशन है इनके, कहें जी नहीं जनाब हम आ रहे हैं, हाउस में बैठेंगे, पॉलिटिकल फाइट करेंगे और आप लोगों को हम यहाँ पे एक खाली मैदान नहीं देंगे। 1 साल हम डट के आपके अपोजिशन करेंगे, एक्सपोज करेंगे आपकी चोरियाँ डाक के वटेवर, और अगले साल जाके इलेक्शन में हम अपना लोगों को मैसेज दे देंगे, अब मुमकिन हम जीत जाएँ। नंबर 1। नंबर 2, वो दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, वो बैकआउट कर दें, वही बेनज़ीर भुट्टो साहब वाला। अब होगा क्या, इनकी 133 सीटों पे इनके अपने ये तो मेम्बरान डालेंगे, मतलब PTA उसमें PDM जो है अपने मेम्बरान डालेगी, सीटें बांट लें, जहाँ जहाँ पे कर लें, सीटें एडजस्टमेंट करें। अब 100-200 नहीं 150 सीटें जो हैं उसमें 133 जो हैं, ये वहां पे कुछ नए MNAs लड़ेंगे इलेक्शन, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे सपोजली। हो सकता है कि इनकी तमाम कंस्टिट्यूंसी जो है, जो इस वक्त इनके पास है, PTA के MNAs के पास है, वो उनमें से मेजॉरिटी जो है वो PDM ले जाए या आज़ाद लोग ले जाए, जैसे कि 85 के असेंबली में ले गए थे। तो साल बाद तो खान साहब के MNAs जो हैं, दे वुड बी मोस्ट ऑफ द टाइम 1.5 साल जब अगर 14 महीने पड़े, इरेलीवेंट हो जाएंगे, कंस्टिट्यूंसी किसी और के पास है। अब ये सबसे बड़ा है। दूसरे के खान साहब लड़ने जाते हैं इलेक्शन कि नहीं जी हम लड़ेंगे इन्हीं सीटों पर, तो लोग कहेंगे भाई साहब इतनी एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, ऑलरेडी अब हाउस में बैठे हुए हैं, जाएं अपने उनको रिवर्स कर लें। सो खान साहब जो हैं वो उसमें फंस गए हैं, बंद गली में फंस गए। सर हमारे पास शॉर्ट रेडी है, चले बातें तो हो गई, सुना दें शॉर्ट अगर है तो। प्ले करते हैं। जरदारी साहब और मौलाना साहब की आज रोजाना मुलाकातें हो रही इस्लामाबाद में, अच्छा ऑलमोस्ट रेगुलर मिल रहे हैं और बैठ के प्लान तैयार कर रहे हैं हमने क्या करना है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब हूँ, मरियम साहब हूँ या शहबाज शरीफ साहब, वो रिलीजियसली आसिफ अली जरदारी साहब का जो प्लान है उसी को फॉलो कर रहे हैं। इनके इस्तीफे हैं, ये कल परसों बताया जा रहा है, 2-3 दिन पहले इस तरह की डिस्कशंस हुई हैं कि इनका जो इस्तीफे हैं वो फौरी कबूल कर लिया जाए। इनकी कुछ 100 के करीब जो सीटें हैं उन पर जनरल इलेक्शन को अनाउंस कर दिया जाए और इमरान खान साहब को ट्रैप किया जाए। इमरान खान साहब के लिए 3 ऑप्शन होंगे। नंबर 1, आपकी सीटें खाली हो गई, जनरल इलेक्शन का माहौल बन चुका है, 100 सीटें हैं, दोबारा अपने कैंडिडेट पुट करें, दोबारा इलेक्शन लड़ें और लड़ के पार्लियामेंट में आ जाएं। नंबर 2 ये है कि 85 वाला रूट ले, 1985 में जो कुछ बेनज़ीर भुट्टो साहब जनरल ज़िया ने किया था, नॉन पार्टी इलेक्शन हुए, MRD ने सारे ने उसका बैकआउट कर दिया था, भी हम तो जनरल ज़िया के तहत हम तो लड़ते नहीं इलेक्शन। उसका नतीजा ये होगा पूरी जो आपकी इसकी MRD की वो पार्टियां थी वो निकल गई थी, बेनज़ीर भुट्टो साहब निकल गई, उसमें नवाबजादा सब लोग निकल गए, और फिर गली मोहल्ले वाले जो थे काउंसलर थे वो आपके 85 के असेंबली में आ गए। गैप तो नहीं रहता ना, वैक्यूम तो नहीं रहता। सो उन सीटों पे वो आ गए। अब इमरान खान साहब के लिए मसला है, बैकआउट करते हैं तो नए लोग आ जाएंगे इनकी जगह पे, वो आके सीटें ले लेंगे। अगर वो लड़ते हैं तो फिर उसमें से मुमकिन है ये सोच के बैठे हो जनाब के मान लिया हम आगे उसके इमरान खान के 100 सीटों में से शायद 20-30 हम भी जीत जाए। लास्ट अगर इमरान खान साहब लड़ते भी हैं इलेक्शन, 100 की 100 सीटें जीत जाते हैं,
तो पहले भी तो उनके पास अक्सरियत नहीं थी ना, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुई और उसके बाद बहर आ गए, तो आने दें वापस इनको। सो ये प्लान उन्होंने तैयार किया हुआ है और ये आने वाले दिनों में देखेंगे कि किसी वक्त भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि इनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करके उस पर नए जनरल इलेक्शन का माहौल बना दिया जाए, ये हुकूमत भी बैठी रहे, यहाँ पे इलेक्शन भी होते रहे, इमरान खान साहब जाएँ इलेक्शन रैलीज को खिताब भी करें, इनको आके तकरीरें भी करें। जी आमिर साहब, जिस तरह से क्लास साहब ने कहा था कुछ दिनों पहले, वही चीज़ सिचुएशन जो है वो अब रिवील हो रही है। और इसके अलावा वही जो हम बात कर रहे थे, कितना मोमेंटम बनाया, अब बनेगा ये मोमेंटम, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं हर तरफ से। ये क्लास साहब ने खबर ब्रेक की थी कि ये उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं नेशनल असम्बली से, और ये इसकी बिल्कुल सियासी मंतक समझ आती है। वो इसलिए है कि पंजाब के अंदर वैसे ही, क्योंकि ये जो 25 सीटों में से 20 सिलेक्टेड सीटें थी, उसके लिए इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन इशू कर चुका है। 2 महीने में वो वैसे ही बाई इलेक्शन पंजाब के तो होने जा रहे हैं, तो उन्होंने साथ में ही नथी कर दिया है कि जनाब इनके भी कर लिए जाएँ। क्लास साहब की खबर के मुताबिक, और मुझे ये खबर ठीक लगती है कि वो कल उन्होंने बुलाने शुरू कर दी हैं। अब क्वेश्चन ये है बहुत बड़ा कि पीटीआई के लिए ये सियासी मौत होगी अगर ये 2 महीने तक इलेक्शन तक, बाई इलेक्शन तक चला जाता है। अगर जो कुछ भी करना है इन्होंने इसी महीने डेढ़ में करना है, अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद इनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। अब ये इस दौरान में ज़ाहिर है वो एक तो इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं पीटीएम वाले कि जनाब लोगों को पहले तो बताया जाए कि जनाब हम हैं, हम 1.5 साल तक के लिए पूरा टेन्योर पूरा करेंगे, उसके लिए करना पड़ता है। दूसरा, उनके जो 2 मकसद थे, एक तो उन्होंने पार्शली अब अचीव कर लिया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया हुआ है कि जनाब ये जो आपके नैब के केसेस हैं और आपके करप्शन के केसेस हैं, ये अपने पास कंट्रोल में ला लिया है, और उन्होंने यूं करके गुगली मारी है, उन्होंने कानून ही तब्दील कर लिया है। अब कानून प्रेसिडेंट के पास पड़ा हुआ है, एक हद तक ही प्रेसिडेंट साहब उसको डिले कर सकते हैं। वो कल को देखेंगे कि जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुला के उससे कानून अगर अप्रूव करवा लेते हैं तो फिर नैब तो समझने में ख़त्म है, वो अदालत के पास ये चीज़ रहती नहीं है, कानून ही ख़त्म हो गया। नैब को वो बिल्कुल उसके बीच में से निकाल रहे हैं, उसके अखलाकी सवालात बड़े हैं, उसके ऊपर इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट भी बड़ा प्रेशर आएगा कि जनाब आपने जानते बूझते देखते हुए आपके होते हुए जो है ना ये सारे लोग जो कि मुल्ज़मान को इख्तियार दे दिया गया है कि वो अपने मुताबिक कानून बनाएं, और डायरेक्टली उन कानून के जो नया कानून का जो बिल उन्होंने पेश किया है उसके डायरेक्टली बेनिफिशरी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शरीफ, सारी जो आसिफजारी और पीडीएम के तमाम मुल्ज़मान डायरेक्टली बेनिफिशरी हैं। अब क्या करें, इमरान खान ने उनके लिए एक जो इस्तीफ़ों वाला एक बहुत बड़ी गलती थी, हमने उसी वक्त कहा था ये एक फ़ैसला कर लिया है, तो ये एक इनसे गलती हो गई। मगर क्या ये आसान होगा ये पीडीएम के लिए कि 2 महीने में बड़े आराम से इलेक्शन लड़ाएं और वो करें? मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं है। इसके दरमियान में 3-4 बड़ी तलवारें लटक रही हैं पीडीएम के ऊपर, नून लीग पे। सबसे बड़ी इनकी जो कमज़ोरी है, सॉफ्ट वैली है, वो है पंजाब। अगर पंजाब की हुकूमत निकल जाती है तो ये सारी जो इतना बड़ा इन्होंने हवा खड़ा किया है, शू करके गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। और उसका कल एक बड़ा फैसला, 2 तो मुकदमात हैं, 2 मुकदमात है। एक कल फैसला आने वाला है कि जिसके अंदर वो सारी गेम अड़ी हुई है कि 25 जो मुनर्रफ अफराद में थे उसमें से 5 जो हैं वो कोटे की सीटें हैं, और उसकी कानून की तशरीह ये है कि ऑटोमेटिकली वो पीटीआई के जो नेक्स्ट इन लाइन है उनको हो जाने चाहिए, मगर इलेक्शन कमीशन उस पर बैठा हुआ है। सो वो अदालत में गए हुए हैं, अदालत को कल फैसला करना है। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन बिल्कुल गलत कर रहा है कि उसको लटका रहा है, और आइडिया ये है कि जनाब इतना लटकाया जाए कि 2 महीने तक लटका रहे, क्योंकि अगर वो 5 मिल जाती हैं तो फिर स्पीकर साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन करवा के तो हमजा साहब का यूं सीट नीचे से खींच लेंगे। उसके लिए ना गवर्नर की ज़रूरत पड़ती है, स्पीकर साहब खुद ही जो है ना वो वाला करवा सकते हैं, परवेज़ इलाही साहब बैठे हुए। एक दूसरा कानून ने अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट में कल परसों ये भी फैसला आने वाला है कि वो कहते हैं कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि ये मुनर्रफ अफराद का वोट ही काउंट नहीं होना, तो उसकी तशरीह ये है कि इनको या गवर्नर साहब को वो कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नया लें, या वो ये भी कह सकती है अदालत कि इनकी गवर्नमेंट माजूल है क्योंकि इनका वो वोट गिने ही नहीं जा सकते थे, इसलिए ये हमजा साहब की वहाँ गवर्नमेंट ही नहीं है। जिसका मतलब आप ये ले लें कि या तो वो वज़ार साहब दोबारा रिस्टोर होंगे या नया इलेक्शन वहाँ पे पंजाब में होगा। सो ये एक तो ये बहुत बड़ा वो है। दूसरा ये है कि जो पेशावर की मैं इतला दे दूं कि जो वहाँ पे आपस में बड़ी गुफ्त शनीद हुई है पीटीआई की,
तो उन्होंने इस दफ़ा 22 या 23 के करीब, इस दफ़ा वो जो पहले जल्दी में किया था ना कि 1-2 दिन में ही इमरान खान साहब को जो एकदम से बुखार चढ़ जाता है कि जी वो करवा के, हालांकि मैं फिर भी समझता हूँ कि बहुत साइजेबल क्राउड था, मगर पंजाब में और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब से इनकी कोई भी किसी किस्म का ना तैयारी थी ना रिस्पांस था, किसी किस्म के हवाले से भी वहाँ हो रही है। इस दफ़ा वो तैयारी कर रहे हैं और 22 और 23 के करीब मेरी इतला ये है कि 22-23 को जो है ना वो नेक्स्ट धरना दे रहे हैं। और वो धरना जून को 22-23 जून को वो धरना देंगे और इस दौरान में वो बेतहाशा अपनी तैयारी भी करेंगे। और ये भी याद रहे कि इस दौरान में ये 30 रुपये जो पेट्रोल के बढ़े हैं ये शायद 40-50 रुपये और भी बढ़ें, और 8 रुपये जब यूनिट बिजली के बढ़ेंगे और लोड शेडिंग भी जारी होगी तो एक डिफरेंट माहौल भी होगा। प्लस उन्होंने अपनी तंजीम साजी भी ठीक की है। बाकी मैं ये क्लियर कर दूं थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है कि वहाँ से सबसे बड़ा मैं समझता हूँ पंजाब के अंदर जो लकूना रहा है वो तो ये है कि 4 साल से जिसने आपको उस्मान बुज़दार साहब को बिठाया हुआ था उनको लीड करना चाहिए था। शफकत महमूद साहब पे पड़ गई, पर मैं ये खबर दे दूं कि उन शफकत महमूद जो है लोग बड़ी अपनी तरफ से तनकीद तो कर रहे हैं, पर वो वाहिद एमएनए थे जो पिछली दफ़ा भी जीते थे और इस दफ़ा भी जीते हैं लाहौर में, और उसके अलावा हमाद अजहर के अलावा 2 बड़ी सीटें। वो बीमार थे बहुत ज़्यादा, उनको पहले ही बता जाना चाहिए था। उनका इस वक्त अल्लाह उनको सेहत दे, उनकी एक मेजर सर्जरी कल परसों होने जा रही है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है और वो बच गए हैं। उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था कि उस बीमारी के बावजूद उन्होंने ये धरने को लीड करने की कोशिश की, और उनका गॉल ब्लैडर का एक मेजर जो है ना वो एक किस्म का मुझे बताया जा रहा है कि बर्स्ट कर गया है और वो इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड है, अल्लाह उनको सेहत दे। मगर ये है कि इस दफ़ा वो जो अब ये क्वेश्चन है ब्रेक के बाद आएँ कि आया वो जो पंजाब के अंदर तैयारियां क्या शाह महमूद कुरैशी साहब डिलीवर कर पाएंगे, क्या ये पंजाब, क्योंकि घूम फिर के ठीक है केपी से ये बड़ा लीड कर लेंगे, फोर्स भी ले आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल भी आएंगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के ये है कि क्या ये पंजाब के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वाइटलाइज कर लेंगे, उसको दोबारा खड़ी कर पाएंगे, बंदे इकट्ठे कर पाएंगे, और क्या इतना माहौल क्रिएट कर पाएंगे कि जिसके से एक प्रेशर बिल्ड हो जाए और घुटनों पे गवर्नमेंट भी गिर जाए और इस्टेब्लिशमेंट भी कहे कि जनाब नहीं अब इलेक्शन करवाना पड़ेगा। ये 2 महीने और 1 महीने के दरमियान का फैसला है और ये मेरा इसी महीने फैसला जून के महीने में हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सवाल है और ब्रेक के बाद क्लास साहब से इस पर कमेंट लेंगे। इसके अलावा कैबिनेट इजलास के हवाले से भी बात करेंगे, सदर के हवाले से भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, एक तो कमेंट इस पे कि अब ये किस तरीके से ये पूरी की पूरी जो ये एक पिक्चर क्रिएट हो रही है, तो आपको लगता है कि ये कोई प्रैक्टिकल शेप में आ सकेगी? और दूसरी बात ये कि कैबिनेट सेशन के हवाले से भी अगर आप बात करना चाहें। कैबिनेट सेशन अगले सेगमेंट में करेंगे बात, अभी इसी पे बात करते हैं, बड़े अहम इश्यूज़ हैं। वो मुझे याद आता है कि आमिर भाई को याद आ जाएगा, किसने कहा था कि पाकिस्तान वो दुनिया का मुल्क है जिसने अपनी कनपट्टी पे पिस्तौल रखा हुआ है कि अगर आपने हमारी मदद ना की तो हम खुद को गोली मारेंगे। अमेरिकन कांग्रेसमैन ने किसी का बयान है ये। मैं मादत के साथ अब मैं मतलब है ये तो अल्फाज नहीं रिपीट कर सकता, लगता है खान साहब भी वही काम कर रहे हैं कि वो हर एक को थ्रेट कर रहे हैं कि जनाब आपने मेरी मर्जी के बगैर अगर ये सोल्यूशन ना निकाले ना तो फिर हम कुछ कर देंगे। अब जो आज चीज़ें बयानात आए हैं केपी से, मैं एक रेफरेंस देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि वो कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। कौम थोड़ी सी हमारी अंधेरे में रहना खुश रहती है, आमिर भाई समझ जाएंगे। यहाँ पे जो वार्स हुई थी ना, जिनको कहा जाता है, आमिर भाई ने पढ़ी हुई है सारी, जो है यहाँ पे 30s में हुई थी, 1830 की दहाई में जो जंगें हुई थी ना, आज के केपी में और आज के पंजाब में, ये उन्हीं की कंटिन्यूएशन सम टाइम लगती है। जिनको वो कहा जाता है उनको ये क्या कहा जाता है, अफगान सिख वार कहा जाता है, सर वार कहा जाता है। फर्स्ट अफगान वार तो जो है आप ये आप सिखों की, और वो एक्चुअली वो दूसरी वो थी, ये पंजाब की रंजीत सिंह वर्सेस काबुल कह लें, ये कह लें। चलो हम इस तरह ज़रा इसको सॉफ्ट कर लेते हैं, लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि लोगों को तारीख जो है ना बड़ी जालिम चीज़ है। इसकी पंजाबियों की और पठानों की अगर आपने आसान करना है तो ये बात कह लें, पठानों से ज्यादा मतलब है उनकी कह लें, काबुल के साथ या अफगानों के साथ, लेकिन इलाके उस वक्त हुकूमत यहाँ तक थी उनकी, अटक तक थी, मुल्तान। हाँ, मुल्तान पे नवाब मुजफ्फर वाला भी हुआ वहाँ पे उन्होंने, लेकिन नवाब मुजफ्फर को एक दाद दें यार,
उनको इसलिए हमारे लोग हीरो समझते हैं। जिनके नाम पे मुजफ्फरगढ़ है। मुजफ्फरगढ़ है, जो मुल्तान के आखिरी गवर्नर थे, ये 1818 में बैटल लड़ी थी उन्होंने रंजीत सिंह के खिलाफ, इनकी फोर्सेस गई थी, उनको एक दाद दें, वो हीरो है हमारे, मतलब है, हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से वो वहाँ गवर्नर लगाए हुए थे। वो जब वहाँ जंग शुरू हुई, उन्होंने कई दिन तक, मेरा ख्याल 48 या 50 दिन तक उन्होंने लड़ी जंग, बहुत रंजीत सिंह की फोर्सेस ने 3-4 दफ़ा अटैक किया मुल्तान पे, वो शिकस्त नहीं मानी उन्होंने, नहीं हारे, और आखिरी बात वो भंगी तोप ले गए थे यहाँ से, मेरा ख्याल वो एक तोप लेकर गए थे। 48 दिन वो लड़ा है वहाँ पे, वो नवाब मुजफ्फर। बातें बड़ी करते हैं हमारे जो आज के भाई हैं ना, जहाँ से हमारे इधर से केपी से आ रही हैं। आखिर पे जब जंग शुरू हुई, नवाब मुजफ्फर ना सिर्फ खुद मैदान में गया, उसके 5 बेटे भी उसके साथ खड़े थे और 5 के पासों शहीद हुए थे। आप जब ये बात करते हैं ना, हमें बताते हैं यहाँ से कि जी मुझे इजाज़त दें तो हम इस दफ़ा तैयार होके आ रहे हैं, इस दफ़ा जी हमारी पहले वाली तैयारी नहीं होगी, अगर इमरान खान इजाज़त दें तो मैं जनाब फोर्स लेकर जाऊँगा। बिल्कुल लेकर आएँ जनाब, मैं तो कह रहा हूँ, हम तारीख़ के स्टूडेंट हैं, तारीख़ आपको बड़ी हेल्प करती है चीज़ें अंडरस्टैंड करने में, कि हमें तो वही लगता है कि 1838 1834 वाले जो चीज़ें हैं, पंजाब वर्सेस केपी, आप ले हैं ना हालात उसी तरह के हो ना। जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त, मोस्टली दे बिलोंग टू पंजाब, जो अपोजिंग पार्टी है वो मोस्टली इट बिलोंग्स टू केपी, जो इस वक्त पॉलिटिकल डिफरेंसेस चले हम कह रहे हैं। आप फिर काम रूट लेना है ना, फिर बहादुर बने, ये सारे पीटीआई वाले मेरे दोस्त बने, ये फिर नवाब मुजफ्फर खान जो शहीद थे ना हमारे मुल्तान के, उन वाला रूट लें। अपने बच्चों को अपने ट्रकों के आगे, अपने कंटेनर के आगे, उनको पश्तून बच्चों के जो खूबसूरत बच्चे हैं ना, वो इनके पश्तूनों के, और पश्तूनों का जो बच्चे खूबसूरत है, मतलब एक बच्चे मान लेते हैं कि दुनिया में कहा जाता है अंग्रेज के बच्चे, पठान के बच्चे खूबसूरत हैं, लेट्स एडमिट दैट, एक नस्ल है उनकी, रेस है, अच्छी रेस है, रेसिस्ट बात हो जाती है। इसमें कौन सी रेसिस्ट बात है मेरे भाई? किसी सारों की खूबसूरत, चले आप एक उसको न्यूट्रलाइज, इसमें रेसिस्ट कौन, मतलब किसी की ब्यूटी की मैं या किसी के खूबसूरत होने की तारीफ कर, उनके भी अच्छे हैं, हमारे भी अच्छे हैं, आपके सर मैं ये नहीं कह रहा, दुनिया में बाज चले आपने इसको रेसिज्म का कलर देके गलत बात की, मैं ये बात आपको करेक्ट कर रहा हूँ कि किसी के आके उसकी ब्यूटी की या उसके मैनली मैस्कुलिन की तारीफ करने डजंट अमाउंट के आप रेसिज्म का मुजाहरा कर रहे हैं। आप अपने बच्चे रखे हुए हैं पार्टियों के लिए, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे जनाब? लम्स में पढ़ेंगे, बीकन हाउस पढ़ेंगे, वो रूट्स में पढ़ेंगे, वो जनाब आपके एशियन कॉलेज में पढ़ेंगे, वो लंदन पढ़ेंगे, वो अमेरिका पढ़ेंगे, यूरोप पढ़ेंगे। ये बच्चे जो पश्तूनों के बच्चे हैं ना, उनका काम क्या है? उन्होंने जनाब यहाँ पे जिहाद भी करना है, उन्होंने यहाँ पे एक उन्होंने अजीम मुल्क भी बनाना है पाकिस्तान को, उन्होंने अफगानिस्तान की लड़ाई भी लड़नी है, उन्होंने कश्मीर की लड़ाई भी लड़नी है, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई भी लड़नी है, उन्होंने इमरान खान की लड़ाई भी लड़नी है। ज़रूर लड़ें, पश्तून हमारे भाई हैं, ज़रूर लड़ें, उनका बनता है, लेकिन वो शर्त रखें कि जनाब इन तमाम लोगों के बच्चे, मैं चलो नाम नहीं लेता, इन सब के जिनके बच्चे जहाँ से पढ़ते हैं, एलीट क्लास जो है, अपने बच्चों को उनको आके फ्रंट लाइन में खड़ा करें, उनको साथ लेकर आएँ, उनके पास भी इनका ख्याल है तैयारी के लिए चीज़ें हैं या नहीं है, वो भी लेकर आएँ, फिर पता चलेगा कि आप जेन्युइनली, अब नवाब उसको मुजफ्फर को आप आके ज़रा फॉलो करें ना। आई खान साहब ने क्या उन्होंने इंकशाफ किया है, उन्होंने जनाब जो पिछली दफ़ा धरने में आए थे उनके पास पिस्तौल थे। अब ये क्या बात है? मतलब अब आप उनको वार्न कर रहे हैं, स्टेट को आप थ्रेट कर रहे हैं, आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लफ कर रहे हैं, साथ में सुप्रीम कोर्ट को भी कह दिया उन्होंने। मतलब यह है कि अगर आपने थ्रेट करना है, आपने इस तरीके की लड़ाई लड़नी है, पाकिस्तान को खुदा ना खासा सिविल वार की तरफ लेकर जाना है, आपने इसको अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, इसको शाम बनाना चाहते हैं, इसको इराक बनाना चाहते हैं, रीज़न कि हमारी हुकूमत चली गई, भाई गलत चली गई होगी, आपके पास डेमोक्रेटिक बहुत सारे तरीके हैं, फोरम्स हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, रेफरेंस दे देते, मेरी हुकूमत गलत वहाँ पे हुई, आप जाएं वहाँ पे उस पर करते, पार्लियामेंट के अंदर आप आके फाइट करें, किसने रोके? आप जल से जुलूस करें, ज़रूर करें, पार्लियामेंट के अंदर करें, बहर करें, हम तो सबसे बड़े हमदार थे कि ज़रूर करें, आप पार्लियामेंट के अंदर भी रहें, बाहर भी रहें। आप अगर माई वे या कहते हैं हाई वे, मेरी हुकूमत नहीं है तो खान आखिरी बंदा है, इसके बाद क्या मत है पाकिस्तान में, ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है ना। लोगों के बच्चों को आप हार्ड करें, एक डेमोक्रेटिक तरीका है, उसी तरीकों को फॉलो करें। आपके पास बेहतरीन चाह से नलायक हुकूमत है, निकम्मी हुकूमत है, करप्ट है। अभी ये आमिर भाई ने जैसे कहा कि महंगाई करेंगे और आके तेल बढ़ाएंगे, लोग इनसे तंग होंगे। अब 6 महीने साल सब्र करें और उसके बाद इलेक्शन लड़ें। हम आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, पिस्तौल, गन्ने, तोपें, इस तरह की। मेरा ख्याल है दीज आर वेरी अगेन मतलब सैड ये स्टेटमेंट है जो इमरान खान साहब जैसे लीडर को नहीं देने चाहिए थे। आमिर साहब क्या लगता है कि रूलिंग देगी सुप्रीम कोर्ट? साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इखलाकी तौर पे ये वाले बिल्कुल ये कहने चाहिए, यूं भी होना चाहिए, यूं भी होना चाहिए, मगर यहाँ एक ये बहुत ज़्यादा गंदी बैटल होने जा रही है। ये इस महीने के आखिर में, जून के महीने के आखिर में जो लास्ट वीक में ऐलान जो कर रहे हैं, और उसके अंदर आप एक पार्टी को कसूरवार नहीं कर सकते। यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट उनकी भी गिराई गई है, वो यह कह लेंगे पीछे जाना तो फिर बहुत पीछे ज़्यादा पड़ जाता है।
बहुत पीछे नहीं जाते, मगर ठीक है, इमरान खान की अगर इंजीनियरिंग से आई थी, उसके बाद नई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, तो अभी वो आइडियली तो ये था कि फिर इंजीनियरिंग ख़त्म करके एक इलेक्शन करवा लिया जाए। बस जिस तरीके से उनकी गवर्नमेंट कराई गई है, चलें इस्लामाबाद को छोड़ें, हालांकि यहाँ भी वो मुनर्रफ अफराद दिखा के वो चेंज करवाई गई। पंजाब के अंदर तो टोटली गंद पड़ा हुआ है ना। उसके बाद जो इस वक्त हो रहा है, इस वक्त एक बिल्कुल इंतशार का शिकार है, तमाम इदारे मुनक़सिम हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मुनक़सिम है, हर फैसला आ रहा है डिवाइडेड आ रहा है, यूँ आ रहा है, और जिसको सूट करता है वो जलसों के अंदर तारीफ कर देता है, जिसको सूट नहीं करता वो उनके ऊपर प्रेशर है। सो अदालतें बड़े प्रेशर के अंदर काम कर रही हैं। आपकी ये जो नेशनल असम्बली है इस वक्त, वहाँ मजाक बन गया ना कि राजा रियाज साहब आपने पीटीआई के मुनर्रफ एक आदमी को बिठा दिया और वो कह रहा है जी मैंने इलेक्शन जो है ना अगला नून लीग पर लड़ना है, मगर नैब का भी पौधा मैं दूंगा, इलेक्शन कमिश्नर के मेम्बरान भी मैं बताऊंगा, और मैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन हूँ। एक मजाक है। और उसी में जो उन्हीं मुल्ज़मान से वही कानून आप बनवा रहे हैं जो उन्हीं को ही बेनिफिट करता है। तो फिर यहाँ अखलाकी तकाजे तो कोई रह नहीं गए हैं। यहाँ इस वक्त जिसकी लाठी उसकी भैंस है, क्योंकि जिन्होंने रूल्स ऑफ द गेम सेट करने थे वो यहाँ कंट्रोवर्शियल हो चुके हुए हैं, वो खुद जो है पार्टी बन गए हैं, कभी इधर बन जाते हैं कभी इधर बन जाते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम प्लेयर से ज़्यादा मुनसिफों का आ गया है कि मुनसिफ कौन है। मुनसिफ जो होना चाहिए अदालतें, वो मैंने कहा अंडर प्रेशर हैं बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा वो आ रहा है। तो ये इसलिए अनफॉर्चुनेटली, यस बिल्कुल आप सही कहते हैं कि नहीं ऐसे होना चाहिए, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये गन जो डाला गया हुआ है ये शरीफ फैमिली ने डाला हुआ है। ये जाग पंजाबी जाग साड़ी पग नूं लग गया दाग जो है ये इन्हीं से शुरू हुआ। इन्होंने ही, जब इनके पास पंजाब की हुकूमत थी तो इन्होंने सेंटर के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान किए हुए, तो ये रास्ते इनके दिखाए हुए हैं। अब ये अच्छी बात है, मैं समझता हूँ इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की जो बेनज़ीर के मतलब कहा जाता है चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, इस वक्त सिर्फ पीटीआई है चारों पार्टी में, इसलिए उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। और मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने अभी तक पख्तून कार्ड खेला है। वो 30 साल से सिंध में बैठे हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो सिंध कार्ड बल्कि खेलते हैं, ये पंजाब का कार्ड खेलते हैं। उन्होंने पख्तून कार्ड नहीं, हाँ उनकी वहाँ मेजॉरिटी है, वहाँ से वो बंदे लेके आ रहे हैं, तो उनका इसलिए पख्तून एक फॉलोइंग है। पंजाब में उनसे नहीं हो पा रहा, और मगर ये इम्तिहान है कि ये 22 तारीख को 23 तारीख को आ रहे हैं कि ये क्या करते हैं, क्योंकि ये भी एक्सेसिव फोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो भी एक्सेसिव फोर्स का एक रिटेलिएशन तो आएगा ना। ठीक है, एक्सेसिव फोर्स यूज़ की जा रही है और डेफिनेटली इसकी जो रिपरकशंस होंगे वो होंगे, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं होंगे। मुदस्सिर नारू के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा हुकूमत ने जो ये 30 रुपये बढ़ाए हैं पेट्रोल की कीमत, इससे क्या हुआ है, रेवेन्यू में मजीद कितना जो एक रेवेन्यू है उसमें एडिशनल रेवेन्यू जो है वो कितना हासिल हुआ है, उसके ऊपर कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद बात करें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, अगर कैबिनेट सेशन के हवाले से बात करें, मुदस्सिर नारू का भी मामला है, इम्पोर्टेंट थिंग। मुदस्सिर नारू पे हम कल बात करेंगे, वो हमारे सभी हसनैन जो बड़ी अच्छी स्टोरी लाए हैं कि उस पर कल बात करेंगे कि हुकूमत ने वहाँ पे लिख के दिया है कि वो अपने शायद गए हुए फैमिली के साथ तो दरिया में शायद कहीं पे फिसल कर उनकी डेथ हो गई है या वटेवर, उस पर हम बात करेंगे तफसील से। हम जरा कैबिनेट की स्टोरीज दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं। जो आपको पता होगा हमने यहाँ पे एक हम थोड़ा सा ये चलो क्रेडिट ले सकते हैं कि इस शो में हमने बड़ी अच्छी यहाँ पे स्टोरी कैबिनेट की थी, और भी रिपोर्टर्स देते रहे, ये नहीं कि हम अकेले थे, बट हम रेगुलरली करते रहे इनसाइड स्टोरीज। तो क्योंकि इतना पॉलिटिकल यहाँ पे इश्यूज हैं जो डोमिनेट करते हैं, स्टोरीज रह जाती हैं, सो वी आर ट्राइंग टू रिवाइव दैट कल्चर अगेन कि कैबिनेट की स्टोरीज जो है थोड़ा सा लोगों के मुंह का टेस्ट चेंज कराने के लिए। कि सड़कों पे तो ये माहौल है, पार्लियामेंट के अंदर ये माहौल है, मीडिया पे भी गर्मा गर्मी, यहाँ पे कत्ल गारत की बातें, सिविल वार के थ्रेट्स, वो धमकियाँ अपनी जगह पे। कैबिनेट के अंदर क्या हो रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि वहाँ से भी लोगों को पता चलना चाहिए क्या इन हालात की जो हीट है वो वहाँ भी पहुँच रही है कैबिनेट में या नहीं हो रही। तो उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं 24 इन्होंने मई को जो अभी इन्होंने मीटिंग की है रिसेंटली, तो उसकी कुछ डिटेल जो है ना वो मेरे पास हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं एक्सक्लूसिवली। उसमें मेन चीज़ें तो यही हुई हैं कि इन्होंने सदर पाकिस्तान जो है आरिफ अलवी साहब मेनली ही केम अंडर अटैक इन द कैबिनेट मीटिंग्स। मेम्बरान जो हैं वो बड़े इस बात पे वो शदीद नाराज़ थे कि सदर पाकिस्तान जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ जो हैं वो नहीं दे रहे, और अपने वो जो हैं जो उनका काम है अपने आप को किसी पार्टी के मतलब नुमाइंदे के तौर पर पेश कर रहे हैं, पीटीए के तौर पर, नॉट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हलफ नहीं लिया जैसे उन्होंने, या और उनको जो एडवाइसेस गई हैं उन्होंने उनके मुताबिक तकरीरें नहीं की, खैर बाद में उन्होंने शुरू भी कर दी। तो इस पर उनको वो जो है
एक बाकायदा चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई वहाँ पे, और ये आज़म तारड़ साहब जो हैं लॉ मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने डिटेल के साथ उनको बताया कि इनको क्या क्या स्टेप्स बताए गए थे इनको प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को, और अलवी साहब ने उन पर अमल नहीं किया। इसके बाद कैबिनेट ने यहाँ पे अगर दीगर बातें भी हुई, उसमें मैं चलो उनमें डिटेल में नहीं जाता, टाइम थोड़ा है हमारे पास। मेन जो वहाँ पर फाइंडिंग थी, जो मेरा ख्याल इट मस्ट बी बिट काज ऑफ वरी फॉर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के लिए ख़तरा है कि उनको कहा गया है इन पे ये जो थे, और इमरान खान साहब के लिए भी उन्होंने वहाँ पे कुछ, आपको पता है यहाँ बड़े तजर्बाकार लोग बैठे हुए हैं, जो उसमें मिस्त्री मैकेनिक टाइप तो लोग हैं इनके पास कि किसी को फंसाना कैसे है, वो तो बहुत सारे लोग हैं इनके पास, पीपल्स पार्टी नवाज लीग के पास। तो उन्होंने कहा जनाब एक काम करें, एक लिस्ट बनाए, लॉ मिनिस्ट्री को कहा गया है आज़म तारड़ साहब को, जिन्होंने ब्रीफिंग दी थी कि इनको ये इमरान खान साहब ने जब यहाँ पे वो थे ममनू हुसैन साहब सदर थे, उनको क्या एडवाइसेस भेजते रहे हैं, क्या इन्होंने भेजी, उन्होंने कितनी पे इम्प्लीमेंटेशन किया, उन्होंने नहीं मानी, कि उन्होंने भी इनको कोई डिफाई किया या नहीं किया, वो निकालें नंबर 1। उसके बाद वो कहते हैं जनाब कि इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को कितनी इन्होंने एडवाइसेस भेजी, क्या क्या एडवाइसेस भेजी, उसका रिकॉर्ड लेकर आए सारा, उन पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ। तीसरा ये कहते हैं कि अब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने जो एडवाइसेस भेजी आरिफ अलवी साहब को, इन्होंने इस पर कितनी पे अमल किया या नहीं किया, इसका हमें पूरे का पूरा एक प्रेजेंटेशन भी दें, ब्रीफ बना के भी दें, देन दे में मतलब फ्रेम ए सॉर्ट ऑफ चार्ज शीट या वट एवर ये करेंगे। तो ये मैं ज़रा इसको मुख्तसर ख़त्म करता हूँ कि आमिर साहब से इस पर कमेंट ले लें, ये पिछले कैबिनेट में हुआ जी। लास्ट मिनट है आमिर जी, साहब, उनके वो प्रेसिडेंट अलवी साहब जो है ना, वो उनके गले की एक हड्डी है जो ना निकली जा सकती है ना थूकी जा सकती है, मगर उनका कार्य कुछ नहीं सकते। यहाँ माइट इज़ राइट है, जिसके पास जो आईनी ओहदा है वो उसकी बिल्कुल उससे नराफ कर रहा है, गवर्नर्स भी यही कर रहे हैं, बाकी आईनी ओहदे इलेक्शन कमिश्नर साहब भी वायलेट कर रहे हैं, सदर साहब भी जो है ना जितना कि लटका सकते हैं लटकाते जा रहे हैं, मगर उनको निकला इसलिए नहीं जा सकता कि उसके लिए 300 पार्लियामेंटेरियन जॉइंट हाउस के अंदर 2/3 मेजॉरिटी नीच हाउस चाहिए। इससे टोटल पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है वो 270 से ज़्यादा नहीं है, तो उनको हटाने के लिए 300 मेंबर्स कहाँ से लाएंगे। सो ये बर्दाश्त ही करना चाहिए। वो कहते हैं पास कर या बर्दाश्त कर, यहाँ सिर्फ बर्दाश्त ही किया जा सकता है, और वो भी जो है हाँ उनके खिलाफ केस ज़रूर भेजा जा सकता है कि ये चीज़ें अपने इनहराफ कर रहे हैं, और यहाँ सारी इनहराफ कर रहे हैं, यहाँ कोई अकेले प्रेसिडेंट साहब नहीं है। जब आप एक इब्तिदा कर देते हैं जिस तरह की इस वक्त नेशनल असेंबली में हो रही है, जिस तरह के बाकी जगहों पे हो रही है, सब जगह ऐसी है। ठीक है जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।